रेनू कक्कड़ है, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। बहुत ही कम समय रह गया है सीटेक के एग्ज़ाम के लिए। आप सभी को ही पता है कि 20 अगस्त को आपका सीटेक का एग्ज़ाम है, इसलिए मैराथन क्लासेस में आपको जल्दी ही आपको सिर्फ एक को वर्बली नोट्स, बहुत शॉर्ट नोट्स में मैंने बनाए हुए खुद के नोट्स, वो आपको सिर्फ रिवाइज़ करने हैं एक रिविज़न के तौर पर। जितना हो सके, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, बहुत सारे रीज़न होते हैं, हमारी खुद की लाइफ भी होती है, पर्सनल लाइफ, जिसमें बहुत सारा मैनेज करना पड़ता है। तो आज सीडीपी के लिए कोशिश करूंगी। मैथ्स की पेडोलॉजी और इंग्लिश पेडोलॉजी, हिंदी की मैं डाल चुकी हूं और कमेंट्स भी आ रहे हैं कि मैम आप संस्कृत की भी डालें। कोशिश करूंगी कि संस्कृत, क्योंकि संस्कृत सब्जेक्ट होता है कि थोड़ा टफ लैंग्वेज होती है और उसको समझाना और समझना बहुत मुश्किल होता है। तो कोशिश मेरी रहेगी कि मैं जल्दी से जल्दी जितने भी दिन रह गए उससे पहले पहले आपको रिवीजन के लिए दे दूँ। स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम ना वेस्ट करते हुए। अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि उन बच्चों को भी हेल्प सके जो आने वाले एग्ज़ाम में 20 तारीख को जो एग्ज़ाम है उसमें आप अच्छे मार्क्स स्कोरिंग कर सके बहुत ही कम समय के लिए। ठीक है, सीडीपी में सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें से मैं हर एक टॉपिक में से बता दूंगी कितने क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि रिपीट एंड अगेन क्वेश्चन सेम आते हैं। सिर्फ पैटर्न का जो क्वेश्चन का जो तरीका होता है पूछने का वो अलग हो जाता है। ठीक है, विधि और विकास आपको ही सभी को पता है कि विधि का जो मतलब होता है कि बच्चे का डेवलपमेंट, बच्चे की जो ग्रोथ है वो कैसे हो रही है। ठीक है, और डेवलपमेंट का होता है कि विकास किस तरीके से हो रहा है। तो ये दोनों में सिर्फ एक छोटा सा अंतर है। विकास जो है, अगर हम विकास या डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट और विकास की अगर हम बात करते हैं, विकास जो है वो डेवलपमेंट का ही एक, अगर हम विकास बोले तो विकास के अंदर ही डेवलपमेंट, ग्रोथ आती है। और ग्रोथ आने से ही डेवलपमेंट भी होता है और उसी के अंदर वृद्धि भी होती है। अब इन दोनों में छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं। सबसे पहला है कि विधि में क्या है कि विधि एक मात्रात्मक है, उसको मापा जा सकता है। अगर उदाहरण के लिए मैं समझाऊँ, जैसे मान लीजिए हाइट है, लंबाई को मापा जा सकता है, वजन को नापा जा सकता है। तो ये कहीं ना कहीं आपकी जो ब्रेन का जो IQ लेवल है उसको माप सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें विधि में हम उसको मापन कर सकते हैं। तो ये मात्रात्मक है। ये बाह्य, यानी जो आपके हाथ पैर अंग जो बाहर की तरफ होते हैं, हाथ कितने लंबे जाएंगे, वेट कितना होगा, पैर कितने लंबे होंगे, हाइट, भार, वजन, ये सारा हमारा बाह्य एक्सटर्नल पार्ट होता है जिसमें विधि के अंतर्गत आता है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि विधि में वजन, ऊंचाई और शरीर का अनुपात भी मापन किया जाता है, जो मैंने अभी थोड़ी देर बाद। उसके बाद यहाँ पे है कि विधि जो है वो एक समय के बाद रुक जाती है। इसका मतलब कहने का अभिप्राय यही है कि जब बच्चे का डेवलपमेंट होता है तो एक समय के बाद आपका जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। अगर मान लीजिए कई बार होता है कि किसी बच्चे की जो हाइट होती है वो बहुत ज़्यादा ऊँची हो जाती है, फिर कई बच्चों की हाइट एक टाइम की कि हाँ 18 साल के ऊपर या 21 साल के ऊपर नहीं बढ़ेगी, क्योंकि इतनी ही उनका रदिया है। लेकिन विकास जो होता है वो कंटिन्यूसली प्रोसेस है। पहले विधि को समझ लेते फिर विकास। अब ये बाह्य स्वरूप मैंने जो भी बताया था अभी, एक्सटर्नल पार्ट है। ग्रोथ ऑफ सेल्स, ये सारे जो हमारे सेल्स होते हैं, जो जीन्स होते हैं, उस पर डिपेंड करता है ग्रोथ पे। फिजिकल चेंजेस भी होते हैं, उसको भी माप सकते हैं। ठीक है, जो मैंने बताया था। उसके बाद यहाँ पे है, अगर हम विकास की बात करें तो विकास में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। विकास जो है वो मात्रात्मक और गुणात्मक होता है। मात्रात्मक इसलिए होता है क्योंकि विधि उसके अंदर आती है, तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी जो IQ लेवल है जिसको माप सकते हैं। गुण मतलब गुण कितने हैं, गुणात्मक मतलब उसके गुण कितने हैं जो हम उसमें विकसित कर सकते हैं। ठीक है, विकास गुणात्मक और मात्रात्मक होता है। क्रमबद्ध होता है, यानी एक सीक्वेंस में है। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो विकास का जो डेवलपमेंट है, अगर हम डेवलपमेंट की विकास की बात करते हैं तो कहाँ से इसका जो सीक्वेंस होता है वो कैसा होता है। तो क्रमबद्ध होता है, तो इस बात को याद रख लेना। ये आंतरिक होता है, वो बाह्य होता है ग्रोथ। विकास जो है विधि के बिना संभव नहीं है। जैसे जैसे विकास होगा वैसे वैसे विधि भी अपने साथ साथ ग्रो करती रहेगी। हमारे शरीर में जितने भी हमारा मेंटल होता है या बौद्धिक होता है या शारीरिक विकास होता है या भावनात्मक विकास होता है, यह जब एक परिपक्व अवस्था में यानी मैच्योरिटी पीरियड में आ जाता है, तब उस समय हमारा जो होता है विकास का, कि विकास हो चुका है बच्चे का। ठीक है, और विकास जो होता है वो एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया होती है, कभी रुकती नहीं है। इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना है। एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन पेपर 1 में पूछा जाता है, पेपर 2 में भी कभी भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है। ठीक है, इसमें मेन चीज़ें जो थी मैंने आपको बता दी, विकास और उसमें। अब है विकास के टाइप। विकास के बहुत सारे टाइप होते हैं, जिसमें से कुछ टाइप है। फिजिकल डेवलपमेंट किस तरीके से होता है बच्चे का, सोशल डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, लैंग्वेज में क्या क्या चेंजेस होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, इमोशनल डेवलपमेंट होता है, मेंटल
डेवलपमेंट क्या होता है? सबसे पहले फिजिकल, शारीरिक रूप से बच्चे कितना ग्रोथ कर रहा है, कितनी हाइट जा रही है, कि एज के अकॉर्डिंग होता है। 0 से 9 मंथ में बच्चे के जो अंदर के ऑर्गन्स होते हैं, धीरे धीरे हाथ, पैर, मुंह, आँख, 6 मंथ में आपकी जो हार्ट बीट है वो बच्चे की डेवलप हो जाती है और धक धक करने लग जाती है। बाकी ऑर्गन भी धीरे धीरे उसके क्या होते हैं, विकास के साथ साथ जैसे होते हैं। 9 मंथ के बाद 1 साल का बच्चा होता है। 1 साल में बच्चे की ग्रोथ की आपने देखी होगी, कई बच्चों की ग्रोथ बहुत जल्दी स्पीड से बढ़ती है, कई बच्चों की। ये डिपेंड करता है कि बच्चे की जो जीन्स होते हैं वो सारे जीन्स के अकॉर्डिंग होते हैं। जो माँ बाप के जीन्स होते हैं उसमें ही बच्चे के जीन्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही उसका डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट होता है। सोशल डेवलपमेंट की बात करें तो उसका इन्वायरमेंट पे डिपेंड होता है कि इसको परिवार में कैसा इन्वायरमेंट मिल रहा है, परिवेश मिल रहा है, फिर जाके स्कूल में सीखता है, फिर स्कूल से समाज से सीखता है, समाज से आके अपने जिस इन्वायरमेंट में रहता है, जिस सोसाइटी में रहता है, उस सोसाइटी में क्या क्या उसने सोशल सीखी। ठीक है, लैंग्वेज उसका डिपेंड करता है। 0 से अगर 9 मंथ में आपको पता है 1 से 2, 2 से 3 साल का बच्चा एक एक शब्द यानी बाबा, बाबलिंग करना सीखता है। जब बच्चा सीधा सीधा वर्ड नहीं बोलता, बाबा, मामा, आपने भी सीखा होगा, ये देखा होगा कहीं ना कहीं आपके आसपास कि बच्चा पहले सिंगल बबलिंग करना सीखता है, फिर बबलिंग से एक शब्द बोलना। एक से जब 2 से 3 साल के बच्चे होते हैं 1 या 2 शब्द बोलना सीख जाते हैं। डिपेंड करता है कि बच्चे से आप कितनी बातचीत कर रहे हैं, कितना उस पर ध्यान दे रहे हैं। फिर 2 से 3, 3 से 4, 4 साल के बच्चे 2 से 3 शब्द आसानी से बोल ले सकते हैं किसी भी लैंग्वेज को, अगर उसके जो भी लैंग्वेज उसके आसपास बोली जा रही है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में भी बच्चा का क्या होता है, कॉग्निशन यानी मेंटल डेवलपमेंट तभी होता है कि 0 से 2 साल या 3 साल में जितनी एक्टिविटी उसके साथ खेलेंगे उतना ही बच्चे का डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छे तरह से होगा। इमोशनल डेवलपमेंट कब होता है? इमोशनल डेवलपमेंट में जब बच्चा 1 साल का हो जाता है, 1 साल का बच्चा जो होता है वो अपना रो के अपने जो एक्सप्रेस करता है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे भूख लग रही है तो वो रोएगा, मुझे अगर बहुत अच्छा लग रहा है तो वो खुश होएगा। तो ये इमोशनल डेवलपमेंट उसके धीरे धीरे स्टार्ट हो जाते हैं। कहीं ना कहीं वो आपको देख देख के एक्सप्रेस करता है कि किसी चीज़ के लिए, फिर वो इशारा भी करता है। मेंटल डेवलपमेंट और कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट IQ लेवल कितनी एज के अकॉर्डिंग ये होता है। अगला देखिए, आगे देखिए, आगे है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, इसमें से 101% क्वेश्चन आएगा जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ। ठीक है, मोटर स्किल जो होते हैं उसमें 2 तरह के होते हैं, एक फाइन मोटर स्किल और एक होता है ग्रॉस मोटर स्किल। फाइन मतलब होता है छोटी मसल्स होती है, ठीक है, छोटी यानी सूक्ष्म मसल्स होती हैं, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है सूक्ष्म मतलब छोटा। छोटा इतना भी नहीं है जितने चीज़ें आप चीज़ों को बच्चा पकड़ सके। जो इसमें प्राइमरी स्टेज के बच्चे जो होते हैं ना, उनके लिए सबसे ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे को जब हम 2 से 3 साल के बच्चा होता है, 3 से 3.5 साल के, तो उसको सबसे पहले हम राइटिंग सिखा रहे हैं। तो राइटिंग में उसकी पकड़ कितनी है, वो चीज़ों को कितनी आसानी से पकड़ रहा है। तो अगर पेंसिल देते हैं तो उसको मोटी देते हैं, वो धीरे धीरे मोटी पेंसिल स्क्रबिंग करेगा, जितना हो सके उसकी स्क्रबिंग करेगा। उसके बाद स्क्रबिंग से फिर वो धीरे धीरे हम उसको चेंजेस लाते रहेंगे, जिससे बच्चा जल्दी से सीख जाएगा और कलरिंग करना सीखेगा, कटिंग करना सीखेगा। यानी छोटी मसल जैसे हाथ की उंगलियां होती हैं उनसे सबसे ज़्यादा प्रयोग करता है, तो वही इसमें आ सकती है जिसमें हमारा डेवलपमेंट होता है। ग्रॉस मोटर स्किल यानी कि ग्रॉस मतलब बड़ी, जिसमें बच्चे हाथ पैर के अलावा पैर से अपनी क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। पैर से घुटनों के बल चल सकते हैं, ये स्विमिंग कर सकते हैं, ये दौड़ सकते हैं, जंपिंग कर सकते हैं। ये आपको भी पता है 3 से 4 साल के बच्चे ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा करते हैं। रनिंग करते हैं, बाद में ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ना, नीचे उतरना, इससे उनकी एक्सरसाइज भी होती है, फिजिकल डेवलपमेंट भी होता है। ठीक है, ये चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है। इंपॉर्टेंट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में आएगा और ये एग्जाम्पल में उदाहरण पूछे जाएंगे, तो इसलिए पेपर 1 और पेपर 2 में ज़रूर पूछेंगे। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे देखिए, बहुत शॉर्ट नोट्स में मैंने बनाए हैं ये। ठीक है, विकास का सिद्धांत जो इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में इसमें से पूछा जाता है क्वेश्चन घुमा के। ठीक है, एग्जाम्पल उदाहरण के थ्रू। सबसे पहले निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत यानी कि मतलब होता है कि यहाँ पे जो हमारा निरंतरता का सिद्धांत का मतलब है लगातार जो हमारा चलता रहता है। विकास में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही कही जाती है कि जब बच्चा गर्भ से लेकर कब्र तक यह चलता है, वॉर्म टू टॉप चलता है, कंस्ट्रक्शन डेथ टू लाइफ लॉन्ग डेवलपमेंट चलता है। यानी कि ये निरंतर चलने वाला विकास की एक प्रक्रिया है, कभी रुकती नहीं है। आपको जब मैंने बता दिया कि गर्भ से लेकर कब्र तक ये चलता रहता है। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपकी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से
101% पूछा जाता है और ये इस बार भी आएगा ही आएगा, मुझे पता है, क्योंकि ये हर एग्ज़ाम में पूछा गया है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे उससे पहले के जो ऑफलाइन है उसमें भी पूछा जाता है। ऑनलाइन एग्ज़ाम में ज़्यादातर भी बहुत पूछा गया है। ठीक है, विकास क्रमिक पैटर्न होता है। विकास के 2 तरीके से विकास डेवलपमेंट होता है। सबसे पहला जो होता है उसको बोलते हैं मस्तोधमुखी, हस्तोग्रह सेफल कोडल होता है। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है, यहाँ पे अगर बच्चे के डेवलपमेंट की बात करें तो ये सिर है, सिर का जो अधर पार्ट है ये डेवलपमेंट है। अब ये यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ इसका डेवलपमेंट हो रहा है, यानी हेड टू टोन, यानी पैर ऊपर से लेकर पैर तक इसका डेवलपमेंट होगा, यानी सिर से पैर तक इसका डेवलपमेंट होगा। मस्तोधमुखी याद रख लेना, हिंदी में कुछ और नाम देते थे लेकिन सेफोकोडल सेम नाम रहता है, तो इसे अपने माइंड में कर लेना। सिर से पैर की तरफ इसका डेवलपमेंट होता है बच्चे का। ठीक है, दूसरी जो टर्म है विकास की जो इसी में ही आती है वो होता है दूर अभिमुखी विकास, प्रोक्सिमोडिस्टल। इसमें क्या होता है, यह है बच्चे का जो पार्ट होता है, जब बच्चा गर्भ में होता है, गर्भ में बच्चे का जो बीच का जो सेंटर पार्ट होता है उसके आसपास के जो ऑर्गन होते हैं अंदर इंटरनल में वो डेवलपमेंट होते हैं, यानी कि मध्य से बाहरी रूप विकास का डेवलपमेंट होता है, यानी सेंटर पार्ट से लेकर आसपास के जो ऑर्गन होते हैं वो उनका डेवलपमेंट होता है। सिर्फ इतना ही पॉइंट्स याद रखना और ये एग्जाम में आएगा। क्रमबद्ध विकास का सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, ये हर बार पूछा जाता है, इस बार भी पूछ सकते हैं। एक क्रम सामान्य से विशिष्ट का होता है, मतलब कह रहे हैं कि जो भी अगर सीक्वेंस में डेवलपमेंट हो रहा है तो पूरी तरीके से अगर हम डेवलपमेंट की करते हैं तो एक सीक्वेंस में होता है, एक क्रम में होता है। पहले बच्चे का जैसे 9 महीने गर्भ में रहेगा, फिर हार्ट बीट 6 महीने बाद आएगी, फिर और ऑर्गन डेवलपमेंट होंगे, फिर धीरे धीरे 9 मंथ में जब बच्चा बेबी बाहर आएगा तो किस तरीके से वो हाथ पैर चलाएगा, फिर 1 साल का होगा, चीज़ों को देखेगा, पहचानेगा, लाइट्स होगी तो उसको ज़्यादा अट्रैक्टिव करेगी, या कोई और चीज़ दिखेगी, कोई ऐसा खिलौना दिखाएगा सामने, उसके साथ खेलने की कोशिश करेगा, फिर धीरे धीरे और डेवलपमेंट होगा उसका, तो फिर वो रोके अपनी चीज़ों को इस तरह करेगा, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी करता है कि बच्चा हम उसको देख देख के सीखते हैं। तो यानी एक सीक्वेंस में चल रहा है। अगर मान लीजिए बच्चे ने ऐसा घुटने की चलना सीखना है तो चलने से पहले बच्चा बैठ के रहेगा, पहले बैठना सीखेगा, जब वो पकड़ बना लेगा फिर वो धीरे धीरे अपने घुटनों के बल या हाथ पे अपने पंजे पे रखकर फिर वो धीरे धीरे चलने सीखेगा। फिर और जैसे जैसे एज होती जाएगी उसकी तो उस एज के अकॉर्डिंग वो चलना भी सीखेगा, किसी चीज़ों को पकड़ कर खड़ा होना सीखेगा, पहले खड़ा होना सीखेगा, फिर उसके बाद यानी एक सीक्वेंस में चल रहा है। यानी डेवलपमेंट जो होता है वो एक सीक्वेंस में होता है, कोई नहीं कि पहले ही वो सीधा भागने लग जाएगा, तो ऐसा नहीं होता, सीक्वेंस में होता है। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत का कारण है कि ये हमारी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट पर निर्भर करती है कि व्यक्ति का व्यवहार कैसा होगा, उसका डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट कैसा होगा, उसका मेंटल डेवलपमेंट कैसा होगा, अपना कॉग्निशन डेवलपमेंट कैसा होगा, उसकी लैंग्वेज किस तरीके से उसके एनवायरनमेंट में। तो ये दोनों ही चीज़ हमारी व्यक्ति भिन्नता में इम्पॉर्टेंट होती है। नंबर 5 पे है अंतर संबंधी विकास का सिद्धांत जो इम्पॉर्टेंट है। इंटर रिलेटेड सिद्धांत जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, इसमें फिजिकल डेवलपमेंट भी आएगा, सोशल डेवलपमेंट भी आएगा, मेंटल डेवलपमेंट भी आएगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें अंतर सिद्धांत होगा, को रिलेट होगा। एक के साथ अगर एक का डेवलपमेंट हो रहा है ये नहीं है कि दूसरे का नहीं होगा, जब तक तीनों का डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक बच्चे का विकास नहीं संभव है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है। ओसिफिकेशन प्रोसेस हड्डियों से अस्सीकरण की प्रक्रिया से संबंधित होता है। बच्चे का जन्म 370 हड्डियों से होता है, बच्चों में जो होता है 350 होता है और वयस्क में 206 होता है, सिर्फ एग्जाम के पॉइंट पर। और हार्ट बीट जो होती है 140 पर मिनट होती है। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। छठा है एकरूपता। एकरूपता का मतलब यहाँ पे होता है कि सबसे पहले बच्चा सब करता है, पहले रोना, कूकना, फिर बकराना, फिर बोलना सीखता है, पहले लेटना, बैठना, खड़े होना, चलना, वही एकरूपता, मतलब एक क्रम में चलना, जिसे एक तरीके से एक सीक्वेंस में चलना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट और है जो आपको है पुनर्नुमान सिद्धांत। पुनर्नुमान सिद्धांत में क्या होता है, विकास में हमें पता होता है कि भविष्यवाणी की जा सकती है। भविष्यवाणी बच्चे की आगे की जो सीक्वेंस है, आगे का हमें आइडिया लग जाता है कि बच्चे का डेवलपमेंट किस सीक्वेंस में होगा, उसके लिए बोला गया है। उसके बाद हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट या स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है, ये पॉइंट्स याद रख लेना। सबसे स्टेज डेवलपमेंट किस अवस्था में होता है, इन्फेंसिव अवस्था में होता है, जिसको हम शैशव अवस्था भी कहते हैं, प्री नेटल प्रसवपूर्ण अवस्था कहते हैं। या फिर अगर जब क्वेश्चन में पूछा जाएगा दोनों आए
अगर सिंगल पूछा जाए, अर्ली चाइल्डहुड भी ना हो या फिर कुछ और पूछा जाए तो इन्फेंसिव भरना है। अगर अर्ली चाइल्डहुड या इन्फेंसिव आए तो दोनों में से एक भरना है, दोनों में से एक क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है। प्रसन्न पूर्ण अवस्था होती है जिसमें 9th मंथ होता है, 0 से 9th मंथ। गर्भावस्था में किस तरीके से बच्चे का डेवलपमेंट होता है ये आपको सभी को पता है। अगर जिसको नहीं पता है, जो अभी सीटेट का एग्जाम फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो प्री नेटल स्टेज में बच्चे का डेवलपमेंट क्या होता है, सबसे ज़्यादा जब गर्भ में बच्चा होता है तो सबसे फास्ट जिसको बोलते हैं, सबसे प्रसन्न हुआ, सबसे तेज़ी से उसका विकास होता है, उसके सारे ऑर्गन डेवलपमेंट होता है। 6 मंथ्स में हार्ट बीट करने लग जाती है, धीरे धीरे हाथ पैर और मूवमेंट करने लग जाता है, घूमने लग जाता है। उसके बाद क्या होता है, जब एक से एक जब बच्चा का पैदा हो जाता है, उसके बाद बच्चा 9th मंथ के बाद जो पैदा होता है, जब उस समय 1 साल का जब बच्चा होता है तो वो धीरे धीरे ग्रो करता है। ये देखा होगा, हाथ पे चलेगा थोड़ा छोटा, फिर कभी लगेगा कि हाँ बहुत ही, फिर जब वो चाइल्डहुड की याद आ जाता है, 1 से 2 साल, 2 से 3 साल तक के बच्चे जो 4 साल के होते हैं वो बहुत जल्दी ग्रो करने लग जाते हैं, फास्ट चलने लग जाते हैं, फास्ट तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। 5 साल तक के बच्चे आपने देखा होगा बहुत जल्दी ऐसा लगता है कि अभी तो ये 2 साल का ही था, लग रहा है कितनी बड़ा है। तो ये होता है। और फिर चाइल्डहुड में जब अडल्ट में आता है, अडल्ट पीरियड में क्या होता है, बच्चे का जो ग्रोथ विकास है वो स्लो हो जाता है, धीरे धीरे होता है। तो ये अवस्थाएं याद रखनी है और ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। फिर आता है शैशव अवस्था, 0 से 2 साल की होती है, इसको हम टॉय एज भी कहते हैं। इस एज में क्या बच्चा नकल करके सीखता है, नैतिकता का अभाव रहता है, सेंस ऑर्गन काम करने लगते हैं, आँखें नाइज में अपने इशारों के बल पे बताता है, सीखने का आदर्श काल मानता है, तीव्रता से शारीरिक विकास होता है। वस्तु स्थायित्व का मतलब क्या होता है, ये जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें क्या होता है कि कोई भी चीज़ उसके सामने हो और हम उसको छुपा दें तो बच्चा खुद से ढूंढने की कोशिश करने लग जाता है, या तो उसे देखने लग जाता है कि मेरा खिलौना कहाँ चला गया। यानी इमोशनल डेवलपमेंट भी हो जाते हैं, विकास तीव्र गति से होता है, दूसरे बच्चों पर निर्भर रहता है, आत्म प्रेम की भावना विकसित होती है, इसको एज भी कहा जाता है। उसके बाद है बाल्यावस्था, 2 से 12 साल होते हैं। में 2 टर्म्स होती है, एक तो अर्ली चाइल्डहुड और एक लेटर चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड में 2 से 6 साल का बच्चा होता है और लेटर चाइल्ड में 7 से 12 साल होता है। जो 2 से 6 साल का बच्चा होता है वो आप ही खुद सोचिए, 2 से 6 साल के बच्चे में आप खुद सोच के चलिएंगे तो आप सारे क्वेश्चन का हल करेंगे, क्योंकि कुछ भी नहीं है इसमें। प्री स्कूल एज का होता है, इसमें घर से जो चीज़ सीख रहा है वो धीरे धीरे आगे जाके स्कूल में जाता है, सेल्फ सेंट्रिक हो जाता है, खुद को अपने ग्रुप बनाने, छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलना पसंद करता है। स्कूल में जाता है तो सोशलाइजेशन हो जाता है, ऑब्जेक्ट की पहचान करने लगता है, जो चीज़ सामने है उसके बारे में सोचने लगता है, ऑब्जर्व करने लग जाता है। 6 साल का बच्चा की जो भी चीज़ दिख रही है उसको खिलौनों से खेलेगा, उसको अगर लड़की है तो बिंदी लगाएगी, टॉय ले लेगी और उसको कपड़े पहनाएगी, तो ये चीज़ें खिलौनों के साथ ज़्यादा खेलते हैं उस समय के बच्चे। लेटर चाइल्डहुड में क्या होता है, 7 से 12 साल के बच्चे जो होते हैं वो गैंग एज बनाते हैं, तार्किक चिंतन करने लग जाते हैं। डबल एज का होता है, क्यूरियोसिटी होती है किसी भी चीज़ को जानने के लिए कि मम्मा ये ऐसे कैसे हुआ था। अगर ये व्यक्ति यहाँ है तो उनको जो क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर स्कूल में मैम ने पूछा तो वो क्वेश्चन का जवाब आप लोगों से भी मांगते हैं घर पे आके, ये देखना आपने नोटिस करना। डिसिप्लिन होता है और उसके बाद है भाषा अर्जन डेवलपमेंट हो जाती है, काफ़ी मतलब क्या बहुत हद तक हो जाती है। गेम्स स्टेज हो जाती है, स्मार्ट एज हो जाती है, क्रिएट ग्रोथ में भी आता है, इसे अनोखा काल भी कहा जाता है। किशोरावस्था आपको पता ही है, 13 से 14 साल के होता है, तूफान की अवस्था होती है, शारीरिक डेवलपमेंट धीरे धीरे स्लो परिपक्वता अवस्था में आ चुका होता है, मतलब स्लो चलता है लेकिन आ जाता है, मेच्योरिटी लेवल आ जाता है। मेंटली डेवलपमेंट होता है, फॉर्मल एंड साइंटिफिक होता है। इस एज में बच्चा क्या होता है कि पीयर ग्रुप्स में रहना ज़्यादा पसंद करता है। इसमें हार्मोन्स चेंजेस भी होते हैं, प्रतियोगिता पार्टिसिपेट में करता है, गोल्डन एज भी कहते हैं। इसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलपमेंट हो जाती है। उसमें क्या था, जो चाइल्डहुड लेटर में क्या था, तार्किक, यानी इसमें तार्किक चिंतन यानी लॉजिकल तरीके से सोचने लग जाता है। उसमें हमने बताया था मूर्त रूप से, यानी सामने जो चीज़ रखी है उसके बारे में सोचेगा। यहाँ एब्स्ट्रैक्ट मतलब जो चीज़ आपके सामने नहीं है, इमेज के थ्रू आपकी बातें को सोचने पर मजबूर होगा। ठीक है। अब विकास के प्रकार जो मैंने आपको पहले ही समझा दिए थे, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है इसमें से कुछ रह गए थे। समान प्रतिमान का सिद्धांत जो है, 2 व्यक्ति समान नहीं होते, सिर्फ उसके डेवलपमेंट जो होते हैं एक समान होते हैं। विकास दिशा में भी मैंने आपको बता दिया है, ये समझा दिया। इसमें सामान्य से विशिष्ट की ओर से होता है बच्चे का सामान्य। बच्चा अगर पेंसिल या पेन को पकड़ने के लिए स्प्लिंग कर जाता है ताकि उसकी पकड़ बन सके, धीरे धीरे बच्चा ग्लास कप और पेन का प्रयोग करता है। पुनः पहले से ही पता लगा सकते हैं कि विकास किस अवस्था में जा रहा है। एकीकरण का सिद्धांत, एक सीक्वेंस के साथ ही हाथ पैर इसका इस्तेमाल करता है। व्यक्ति भिन्नता की गति में तेज या किसी में कम होती है।
अर्थ संबंधी सिद्धांत में व्यक्ति में संपूर्ण विकास होता है। इसमें शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक के साथ साथ अन्य प्रकार के अंतर संबंधी, इसमें इंटर रिलेशन मैंने बताया था, वो निर्भर करता है। ये इंपॉर्टेंट टाइम है। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट आता है, अगला पॉइंट ऑफ आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेरिडिटी का मतलब होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होना। एनवायरनमेंट का होता है कि आपके चारों तरफ का आवरण या माहौल जो घर, परिवार और स्कूल से मिलता है। इन दोनों का अगर हम सीक्वेंस देखें तो डेवलपमेंट क्या होता है, हेरिडिटी और उनका दोनों पर ही निर्भर करता है। 50% हमारी हेरिडिटी होती है और 50% हमारा एनवायरनमेंट होता है। दोनों ही मिलकर विकास का डेवलपमेंट होता है। दोनों एक दूसरे के बिना पोषक तत्व को पूरा नहीं कर सकते। हेरिडिटी को हम प्रकृति कहते हैं, एनवायरनमेंट को हम पोषण कहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इस टर्म को याद रख लेना क्योंकि इसमें से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। स्थिर में ये स्थिर होती है, हेरिडिटी एक स्थिर होती है, जबकि हमारा जो पोषण होता है वो परिवर्तनशील होता है, चेंजेस होते रहते हैं। जीन्स पर डिपेंड करता है हेरिडिटी हमारी, और ये लाइफ एक्सपीरियंस यानी जीवन के जो पिछले एक्सपीरियंस है वो उस पर निर्भर करता है। यह वंशानुक्रम भी कहा जाता है और इसको वातावरण भी कहा जाता है, जो पोषण है, जो मैं अभी आपको बता रही थी। ठीक है, आगे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है। हेरिडिटी में मैंने बता दिया फिजिकल डेवलपमेंट होता है, इसमें कम्युनिटी या स्कूल इन्वायरमेंट में इन्वॉल्व होता है। हेरिडिटी हमारी बुद्धि पर भी डिपेंड करती है, हमारे शारीरिक विकास पे डिपेंड करती है, इंटरनल एबिलिटी पे डिपेंड करती है। और जो हमारी एनवायरनमेंट की बात करते हैं, बुद्धि में ग्रेड्स कितने दे रहे हैं, क्यूरियोसिटी कितनी होती है, ये सारी है। इंटरेस्ट हमारा कितना है, हॉबीज़ हमारी क्या क्या है, ये सारी हमारी एनवायरनमेंट में। इस पर एक क्वेश्चन आया था, हम पढ़ लेते हैं ताकि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पता चल सके। प्राकृतिक पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपका उपयुक्त प्रतीत होता है। उसमें कहा है कि इसमें वाद विवाद हुआ था बच्चों के बीच में और वो उन्होंने क्या जवाब दिया था। तो एक बच्चा एक खाली स्लेट है, देखो ये वाला पॉइंट्स ना कभी भी आ जाए तो बच्चा कभी भी खाली स्लेट नहीं होता, उसका दिमाग खाली नहीं होता, समान होता है, जिसका चरित्र परिवेश के द्वारा किसी भी प्रकार में ढाला जा सकता है। बच्चे का आनुवांशिक रूप से उस तरीके से परिवृत्त होते ही जिस तरीके से होना चाहिए, और इससे कोई फ़र्क नहीं भाई, इससे फ़र्क पड़ता है कि बच्चे का परिवेश किस तरीके से हो रहा है, उसको किस तरीके से लालन पोषण हो रहा है, किस तरीके से उसकी हेरिडिटी है जो चेंजेस हो रही है। एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने पे परिवेशी प्रभाव का बहुत कम महत्व होता है, ये गलत कहा है। प्राथमिक रूप से आनुवांशिकता ऊपर पर निर्भर नहीं, दोनों पर निर्भर करता है। लास्ट वाला पॉइंट देखिए, वंशानुक्रम परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों ही विकास को प्रभावित, यानी दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर है, दोनों ही एक दूसरे से मिले हुए हैं, दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो ये फोर्थ आंसर इज राइट है, क्योंकि आप याद रखना कि एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। अगला जो है सिद्धांत में प्रतिगमन का सिद्धांत रह गया था, विपरीत गुणों का होना। विपरीत गुणों का प्रतिगमन सिद्धांत, विपरीत गुणों का होना। अगर तेज बुद्धि के पेरेंट्स है तो कम बुद्धि वाला बच्चा होगा, मंद बुद्धि के पेरेंट्स है तो तेज बुद्धि वाला बच्चा होगा। गाल्टन ने एक सिद्धांत दिया था जिसमें इंपॉर्टेंट है ये वाला, बच्चे गुण में पिछली पीढ़ी के गुणों का आना होता है। इसमें बीजमैन ने पेरेंट्स के बीजमैन ने कहा था कि पेरेंट्स के बीज कोश भी कभी भी समाप्त नहीं होते, वे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक निरंतर चलते रहते हैं। गेरगिन मेडल ने जो इम्पोर्टेंट है मटर के दानों पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था और आनुवंशिकता के जनक माने जाते हैं। इतना ही पूछा जाता है, ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं पूछा जाता। अगला पढ़ते हैं सोशलाइजेशन, इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है, एक या दो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ऐसी एक प्रक्रिया है जिसमें मानव जाति के जो कौशल है, जो स्किल है, जो हमारी नॉलेज है, वो शील गुण अर्जित करते हैं, पूरे जीवन तक चलती रहती है। ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सोशलाइजेशन होता रहता है बच्चे का। समाज में किस तरीके से उठना बैठना, चलना फिरना कहाँ से स्टार्ट होता है, ये सारे डिपेंड करता है हमारी सोशलाइजेशन पर। एजेंट होते हैं इनके सक्रिय और एक निष्क्रिय होते हैं। एक्टिव बच्चा सीधा प्रभाव अपने परिवार, दोस्तों, पड़ोस, रिश्तेदार, स्वास्थ्य और क्लब आदि स्कूल पर पढ़ता है, ये एक्टिव होता है। निष्क्रिय बच्चे का सीधा प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे पुलिस स्टेशन, सार्वजनिक पुस्तकालय और एयरपोर्ट। इसमें दो इकाई है, इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाएगा और अभी भी आ सकता है। सबसे पहले जो इकाई होती है जो इम्पोर्टेंट होती है, पहली जो प्राइमरी स्टेज होती है, जिसकी याद रखिए प्राइमरी एजेंसी बोल सकते हैं, या वो परिवार होती है। सबसे पहले क्वेश्चन में अगर आए तो परिवार ही लिखना है। अगर उनसे सेकेंडरी एजेंसी पूछ ली, सेकंड पूछ ली, तो स्कूल और या टीचर्स या गेम्स या मीडिया या धार्मिक संस्था, पड़ोसी समुदाय और खेल होते हैं। ठीक है, अगर इनमें से कुछ नहीं है, जैसे मान लीजिए स्कूल दे दिया और ऊपर से दे दिया परिवार दे दिया या फिर कुछ और दे दिया, तो ध्यान रखना सेकंड स्टेज में सबसे पहला स्कूल आता है, फिर टीचर्स, फिर बाकी गेम्स, मीडिया और धार्मिक समुदाय। कई बार होता है कि स्कूल की जगह या टीचर्स की जगह गेम्स भी दे सकते हैं, मास मीडिया भी दे सकते हैं। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ जीन पियाजे ने
अपनी जो थ्योरी दी थी उस थ्योरी के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, फिर वर्बली समझना है आपको। संज्ञात्मक विकास की थ्योरी दी थी, कॉग्निशन डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इसमें से 3 या 4 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, या 2 या 3 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला है, इसमें कहा था कि बच्चे में परिपक्वता आती है वैसे ही वस्तुओं के संपत्ति यानी कंसेप्ट का बना लेना होता है। बच्चे अपने भौतिक संसार या फिजिकल वर्ल्ड में सक्रिय रूप से एक रचनात्मक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उसी से ही बच्चा अनुकूल हो जाता है। अनुकूल मतलब उसमें अडेप्ट करने लग जाता है, वातावरण के साथ अपने आप को ढाल लेता है, अनुकूलन। इसमें टर्म्स दी थी जो इम्पोर्टेंट है, एडप्शन, याद रखिए एडप्शन। एडप्शन होता है कि अपने परिवार या वातावरण के अनुकूल अपने आप को ढाल लेना, यानी उसमें उस तरीके के परिवार में अपने आप को पूरी तरह निछावर कर देना। ठीक है, इसमें 2 टर्म्स दी थी, 2 टाइप्स दिए थे, एस्क्लेमेशन और कमोडेशन। एस्क्लेमेशन होता है कि जो आपका पहले का जो ज्ञान है उसमें नए ज्ञान को थोड़ा सा जोड़ दें। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एग्जांपल समझाना चाहूँ कि मान लीजिए कोई बच्चे ने आपको कोई बात सीखी है। अब मैथ्स उसने पहले 3rd में भी सीखी होगी, 4th क्लास में भी सीखी होगी, अब 5th क्लास की मैथ्स सिखानी है, तो उसमें कुछ ऐसा टॉपिक होते हैं कि आपको पहले वाले जो नॉलेज होती है उससे दूसरी नॉलेज को जोड़कर आपको समझाना होता है, तो उसको मिलता है एक्सप्लेनेशन। इसी तरह एक्मोडेशन होता है, मान लीजिए पहले जो ज्ञान है, जो भी उसमें नॉलेज है उसके पास है, उस नॉलेज में थोड़ा बहुत चेंजेस करके आप उसमें तालमेल बिठा सकते हैं, उसी को हम कहते हैं एक्मोडेशन। याद रखिए, एक्सप्लेनेशन पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ना, एक्मोडेशन होता है पूर्व ज्ञान में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना। स्कीमा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्कीमा होता है कि हमारे दिमाग में एक स्टोरेज दे देते हैं, ज्ञान दे देते हैं, एक नॉलेज दे देते हैं, उस तरीके की एक इमेज या कंसेप्ट बना लेना या धारणा बनाना, उसको हम स्कीमा कहते हैं। एक स्कीमा से बहुत सारे स्कीमा को भी हम जोड़ सकते हैं, उसको हम आगे भी कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जो आगे हम पढ़ेंगे। एक होता है इक्विलिब्रियम, संतुलन होता है, जिसमें हमें 2 चीज़ों में बनाते हैं। मैंने बोला एस्केलेशन और एक्मोडेशन में अगर संतुलन बना रहेगा, बैलेंस बना रहेगा, तो वहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा, संतुलन होगा। अगर ये संतुलन नहीं बन पाएगा तो अनइक्विलिब्रियम होगा, यानी अनसामान्य धारणकरण होगा। क्योंकि ये पॉइंट्स हिंदी में याद रखने की बजाय इंग्लिश में याद रखना टर्म्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश में जल्दी समझ में आती है। मैंने अभी एक चीज़ और बताई थी कि एक स्कीमा से दूसरे स्कीमा में अगर दोबारा हम पुनर्व्यवस्थित करते हैं तो उसको ऑर्गेनाइजेशन या संगठन कहते हैं, स्कीमाओं में जोड़ना। स्टेज दी थी उन्होंने, 4 स्टेज दी थी, चारों की चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जल्दी पढ़ते हैं। सबसे पहला दिया था, सबसे पहली जो स्टेज थी सेंसर मोटर स्टेज थी। 0 से 2 साल के बच्चों में क्या क्या होता है, उसमें डेवलपमेंट होता है सेंसर मोटर स्किल, यानी कि जिसमें इंद्रियों का इस्तेमाल किया जाता है। आँख कान मुंह से अपने हाव भाव बताए जाते हैं, अपना किस तरीके से अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं, तो इस साल के बच्चों के देते हैं। ऑब्जेक्ट प्रेफरेंस की मतलब होता है कि कोई भी चीज़ आपके सामने रखी हुई है और उसको वो चीज़ छुपा लेता है, तो बच्चा उसको ढूंढने में कोशिश करता है। अपने दिमाग में वस्तु को बैठाने लगा, छिपी हुई वस्तुओं को ढूंढना, यह ऑब्जर्व है। ठीक है, इमिटेशन मतलब नकल करके सीखना, वस्तुओं को पकड़ना, खिलौनों के साथ सीखना, ये भी सारे इंपॉर्टेंट है। इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं हाथ सबको बता रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है। प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 साल के बच्चे होते हैं। इसमें प्रतीकों का प्रयोग करने, यानी किसी शब्द या इमेज के साथ वह बच्चा चित्र बनाने लग जाता है, इमेज मतलब बनाने लगता है। सूक्ष्म निर्देशन व्यवहार करने लग जाता है। इसमें जो टर्म्स लिख रही हूँ वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट से। जीवा एनिमिज्म होता है, एनिमिज्म का मतलब होता है, एनिमिज्म का मतलब बहुत सिंपल होता है, सजीव को और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता, यानी कि जो चीज़ हमारे सामने है, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग में फ़र्क नहीं कर पाता, तो यही इसका ध्यान रखना है। अहम केंद्रित में ईगो सेंट्रलिज्म में बच्चा खुद को सेंटर में रखकर क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट करती है। बच्चा वास्तविकता की तुलना नहीं कर पाता है इसमें, इसलिए खुद को सेंटर में रख के चीज़ों को सही अनुमान नहीं लगा सकता, सही तुलना नहीं कर सकता, किस तरीके से वो बता पाए ये चीज़ वो उसको होता है। सेंट्रेशन होता है कि एक समय में एक ही विशेषता के बारे में सोच सकता है। कॉन्सेंट्रेशन होता है किसी वस्तु की शेप या साइज में अगर हम कुछ एक ही मात्रा में क्वांटिटी रख दे तो उस पर कोई असर नहीं पड़ता और बच्चा समझ भी नहीं पाता। मान लीजिए एक अगर उदाहरण दीजिए, यहाँ पे एक उदाहरण दिया था जो प्याजे ने दिया था, 2 बीकर रख दिए थे, 2 बीकर में सामान्य पानी भर दिया था। बच्चों से पूछा गया था, इस एज के बच्चों के जो थे 2 से 7 साल के बच्चे के एज, इस एज के बच्चों से पूछा गया था किस में ज़्यादा पानी है, तो इस स्टेज में बच्चे ने दोनों ने मात्रा और क्वांटिटी को देखते हुए दोनों ने बराबर कहा, लेकिन उन्होंने ये सेंट्रलाइजेशन नहीं किया कि किस में, क्योंकि बीकर है लेकिन पानी दोनों में समान होगा, ये नहीं कर पाए थे। लॉजिकल थिंकिंग करने में नहीं, सॉरी, ये लॉजिकल थिंकिंग आपके अगले वाले में आएगा। इसमें प्री ऑपरेशन स्टेज है वो कॉन्करेंट स्टेज में आता है।
पलट हुई रिवर्सिबिलिटी जो इम्पोर्टेंट है, इसमें क्या होता है, वस्तुओं, संख्याओं और समस्याओं को उल्टा पलटना नहीं करता है। अगर हम 4+ मास का एग्जांपल ले लेते हैं, 4+2+6 होते हैं और 2+6+ ये 6 होते हैं, तो वो नहीं कर पाएगा। इससे इस एज के बच्चे जो होते हैं, 2 से 7 साल के बच्चे जो होते हैं, यहाँ पे एज भी मैंने आपको बता दी कि एज भी पूछ लेते हैं, 2 से 7 साल के बच्चे जो होते हैं। उसके बाद यहाँ पे है क्रमबद्धता सिरेशन, मतलब होता है कि वस्तुओं में और तत्वों के आकार में रख नहीं पाता, यानी सिरेशन मतलब क्रम में एक सीक्वेंस में नहीं लगाता। जैसे अगर ए व्यक्ति बड़ा है और बी व्यक्ति छोटा है, ये सी व्यक्ति छोटा है, तो उसका सिरेशन मतलब एक क्रम तरीके से नहीं लगा सकता, कंसेप्ट की कमी होती है इसमें। अब अगला है कॉन्क्रीटिज्म है, जिसमें 7 से 11 साल का होता है। सारे जो अभी मैंने पढ़े हैं वही इसका उल्टा होता है। जहाँ वो उल्टा करना इनरिवर्सिबिलिटी में क्या होता है, रिवर्सिबिलिटी होती है, यानी कि उल्टे से सीधा और सीधे से उल्टा करना सीख जाता है। सजीव नॉन थीविंग और लीन थीविंग में दोनों में फ़र्क करना सीख जाता है। भार मुद्रा में समझ आता है। सिरेशन क्रमबद्ध में लगाना सीख जाता है, एक सीक्वेंस में लगाना सीख जाता है कि ये सबसे बड़ा होगा, फिर उससे छोटा होगा, फिर उससे छोटा होगा, ये हो जाता है। क्रमबद्धता बता दी। लॉजिकल थिंकिंग के बारे में बहुत अच्छी तरीके से तर्क लगाना सीख जाता है, जो मैंने अभी ऊपर टर्म्स बताई थी आपको, जिसमें मैंने कहा था कि ये बाद में आएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे। लॉजिकल, बच्चा सामने रखी हुई वस्तु के बारे में चिंतन करने पड़ता है, वही कि जिस रास्ते से वो स्कूल जा रहा है, मान लीजिए जैसे घर से स्कूल जाना है, स्कूल से घर जाना है, तो वो दोनों तरीके से उसको करना सीख जाता है, एक सीक्वेंस में करना सीख जाता है। मैंने यहाँ पे पढ़ा था, रुक जाओ, हाँ। उसके बाद हमारा क्लासिफिकेशन करना सीख जाता है, वर्गीकरण, चीज़ों का ये शेप दे दो, अलग अलग शेप दे दो, तो उसका नाम दे दो ABC, तो उसको सही से है। डिसेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, मैंने आपको बता दिया। स्टेज होती है वो 11 से 15 साल होती है। इस एज में बच्चा संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था में पहुंच जाता है और निगमन तक बच्चा नियमों के ऊपर तर्क सोचने, एब्स्ट्रैक्ट रूल्स हो जाता है उसमें। इसे जो पहली जो स्टेज थी ये वाली, जिसमें मैंने आपको बताया कॉन्क्रीट स्टेज में, इसमें बच्चा क्या होता है, इसमें आपका कॉन्क्रीट तरीके से यानी मूर्त रूप से सोचना होता है। और फॉर्मल स्टेज में जो 11 से 15 साल की है, उसमें एब्स्ट्रैक्ट रूल्स आ जाते हैं। ये चीज़ बस इसमें ध्यान रखनी है। आलोचनात्मक इसमें कहा गया था कि मानसिक रूप से चरणों का अपरिवर्तनशील है। बच्चों को अच्छे वातावरण में दिया जाए तो अच्छा वर्तन सीख सकता है, आलोचना कही गई थी। समाज और संस्कृति पर कम ध्यान दिया, तो ये पियाजे की जो थी वो आलोचनात्मक थी, आलोचना कही गई थी। उसके बाद जो हमारा जो स्टेज आ गई है वो है लॉयस कोलबर्ग की थ्योरी थी। लॉयस कोलबर्ग की थ्योरी ने अमेरिका के सिद्धांत है, उन्हें नैतिकता का सिद्धांत दिया था। नैतिकता के सिद्धांत का मतलब दिया था कि वे गुण हमें सही या गलत की पहचान कराते हैं। सामाजिक परिवेश में किस तरीके से नैतिकता और अनैतिकता के गुणों को पहचान करा सकते हैं। इसमें एक टर्म थी मॉरल डायनेमा, सही या गलत की पहचान करके दुविधा उत्पन्न करते हैं। इसमें 3 लेवल और 6 स्टेजेस दी थी। इसमें आपको बता देती हूँ, इसमें यहाँ पहला जो था प्री कन्वर्शन स्टेज थी, जो 4 से 10 साल के बच्चों की थी। इसमें पहला था पनिशमेंट और ओबीडेंस, जिसमें है सज़ा और ज्ञान पर पालन पर आधारित होता है कि हमें किस प्रकार बच्चों को रिवॉर्ड देके हम रिवॉर्ड ज़्यादा से ज़्यादा उसकी जो भी, अगर बच्चा आगे का पालन करता है क्लास में या स्कूल में, तो हम उसे अच्छा बोलेंगे। अगर उसे कई बार होता है कि हमारी कंडीशन में होता है तो उसको पनिशमेंट भी दे सकते हैं। फिर है इंस्टॉलमेंट और रिलेटिव्स, जैसे को तैसा का मतलब है कि अगर एक बच्चा आपको कोई भी चीज़ स्कूल में लेके आ रहा है और एक बच्चे ने उससे पेंसिल शेयर कर दी, तो अगले दिन भी वो बच्चा उससे पेंसिल शेयर करेगा। अगला है कन्वेंशनल स्टेज, जो आपके सामने है, सही या गलत का निर्णय ले पाता है। इसमें सबसे जो टर्म है इंपॉर्टेंट है गुड बॉय और गुड गर्ल की। दूसरे बच्चे के साथ अगर भला करता है, अच्छी चीज़ें अनुमोदित करता है, यानी लर्न करता है, अप्रूवल करता है, चीज़ें अच्छी तरह से समझता है कि क्या सही है क्या गलत है, तो उसे गुड बॉय और गुड गर्ल की क्या उपाधि दी जाती है। फिर सेकंड जो इसमें है लॉ और ऑर्डर ऑल्ट्रेशन में कहा गया है कि कानून व समाज व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित करता है। समाज के कानून के दायरे के अंदर बच्चे को, अगर हम कहें कि अगर जब इसमें जो लॉयस ने सिद्धांत ने दिया था कि जो उसकी जो बीवी थी कि किस तरीके से अगर हम नैतिकता का सिद्धांत जगाएं, तो इसमें किस तरीके से वो कैसे किस प्रकार से उन्होंने अपनी एक वो थी स्टोरी सुनाई थी। तो उसमें स्टोरी में किस तरीके से उसने अपनी बीवी को जान बचाने के लिए डॉक्टर के पास लगे। अगर ये चीज़ रख दे, उसने चोरी की थी, तो ये चोरी उन बच्चों को बोलेंगे तो वो कानून की व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित होगी। मतलब कहने का है कि उन्होंने, अगर वो अपनी चोरी कर रहा है तो वो गलत कर रहा है, इस एज के बच्चे कहेंगे कि ये गलत कर रहा है तो उसको सज़ा देनी चाहिए। तो यानी कि इस एज के बच्चों को सही और गलत का निर्णय क्या करते हैं, निर्णय ले लेते हैं। निर्णय लेने का मतलब जो सही है उसको सही मानेंगे, जो गलत है वो गलत मानेंगे। अगर उसको सज़ा भी देनी पड़े तो सज़ा मिल जाएगी।
पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज के 13 साल के ऊपर के बच्चे क्या होते हैं, इसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, निर्णय खुद से लेने लगते हैं और क्या सही है क्या गलत खुद ही करने लग जाते हैं। इस एज में क्या होता है, अगर वो कह रहे हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन जो होता है एज, इसमें उन्होंने बोला अगर हमें नियम लोगों की भलाई के लिए तोड़ना भी पड़े तो हम तोड़ सकते हैं, तो ये उनका खुद का निर्णय है। सेकंड होता है यूनिवर्सल एथिक, जो इम्पोर्टेंट है। इसमें कहा गया है कि दूसरों के विचारों से अगर नहीं बल्कि दूसरों के खुद के मानकों को बिलीव करते हैं और किशोर दूसरों के फ़ायदों के लिए अपनी जान पर भी, मतलब कह रहे दूसरों की फ़ायदों के लिए दूसरों के लिए अपने आप को भी निछावर कर देते हैं। जान देने का मतलब ये नहीं है कि दूसरों की चीज़ों को बिलीव ज़्यादा करते हैं, दूसरों के निर्णयों को, अपने निर्णयों को ज़्यादा एफर्ट देते हैं दूसरों के लिए, ठीक है। इन्होंने आलोचना की थी, इसमें आलोचना भी है कि कैरोल गिल ने दी थी, कम प्राथमिकता महिलाओं को दी, कल्चर के डिफरेंट को कम प्रभावित महत्व दिया गया, ठीक है। अगली थ्योरी है लीव वाइगोत्स्की की, सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था, रूसी वैज्ञानिक थे। बच्चे पर सामाजिक और सांस्कृतिक का इंटरेक्शन करके सीखना होता है। सामाजिक न्यासिन के बाद विकास किस तरह होता है, प्याजे से पहले होता है विकास, फिर लर्निंग होती है। जेडपीडी थ्योरी दी थी, जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट दिया था, रियल डेवलपमेंट और प्रोटेक्शन डेवलपमेंट के अंतर को, ठीक है। इसके मतलब क्या होता है कि बच्चे का जो लेवल होता है, अगर हम बच्चे को किसी लेवल के अकॉर्डिंग सिखाएं, तो यहाँ पे एग्जांपल समझा देती हूँ, उसके अकॉर्डिंग आपको जल्दी समझ में आएगा। यानी कि मान लीजिए मैंने एक पिक्चर्स बनाई, यहाँ पे एक वो बच्चा है जेडपीडी, ठीक है। यहाँ पे जो एक जेडपीडी दे दिया, जॉन एक एरिया दे दिया है, उसको बोल दिया जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। अब इस एज के बच्चे, जैसे कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये, इसका जो एज के बच्चे होंगे, अब इस एज के बच्चों को थोड़ी बहुत तो नॉलेज होगी। अब उनकी नॉलेज जो होगी वो नॉलेज उनकी जेडपीडी में होगी। अब उसकी मान लीजिए वो नॉलेज उसकी जो है, यहाँ पे उसने जेडपीडी की जो उसकी नॉलेज है, अब उसकी नॉलेज के अकॉर्डिंग अगर उसको मुझे किसी तरीके से इस बीच के एरिया में, यानी कि ये एक जेडपीडी है और उसका नीचे का एरिया है, इस एज में बच्चे ने अगर आपसे कुछ पूछा है, किसी भी तरीके से आपसे हेल्प ली है, गाइड ली है या हिंट ली है, जो भी इसकी नॉलेज थी उसके अकॉर्डिंग, तो जो हेल्प लेना होता है, जो गाइड करना होता है या हिंट देना होता है, या टीचर के द्वारा हमें किसी चीज़ में क्वेश्चन में समझ नहीं आती, तो वो स्कैफोल्डिंग होगा, उसको पाड़ या ढांचा कहा जाता है, जो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो होता है, इससे ऊपर जो लेवल होता है, इसके ऊपर के जो लेवल होते हैं, उसमें हम उनको किस तरीके से ऊपर लेवल पर पहुँचाने के लिए हम उसको थोड़ी थोड़ी हेल्प करेंगे, तब जाके बच्चा एक लेवल तक अपने आप ही खुद से आंसर करने लगेगा, जिसमें कहते हैं मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन, जिसमें टीचर भी आ सकते हैं, पेरेंट्स भी आ सकते हैं, फ्रेंड्स भी आ सकते हैं। सिर्फ ये इन्होंने थ्योरी दी थी छोटी सी, और ये इंपॉर्टेंट है, और ये तीनों ही थ्योरी में से कम से कम 6 क्वेश्चन आप मान के चलिए आते ही आते हैं एग्ज़ाम में, सीडीपी में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये इतना ही समझना है। और उसके बाद है हमारा भाषा और विचार। भाषा और चिंतन दोनों अलग अलग होते हैं, बाद में एक साथ हो जाते हैं। पहले भाषा डेवलपमेंट होती है, फिर हमारी ठोट आती है। अगर हम इसमें संज्ञानात्मक विकास की बात करें तो वो हमारा फैसिलेटर होती है। निजी भाषण और आंतरिक प्राइवेट स्पीच होती है। इसमें बच्चा अपने आप ही कार्यों का निर्देश देने लगता है और भाषा का प्रयोग करने लगता है। इसमें पियाजे और वाइगोत्स्की ने दी कि पियाजे कहता है कि फिजिकल वर्ल्ड है, जबकि वाइगोत्स्की कहता है सोशल और कल्चर वर्ल्ड है। पियाजे कहते हैं ये मैच्योरेशन पर बल देते हैं, सामाजिक गुणों पे। हेरिडिटी पे पियाजे ने बोला, उन्होंने सोशल इंटरेक्शन पे बोला। नॉट कंटिन्यूसली प्रोसेस बोला, उन्होंने लाइफ लॉन्ग बोला। लर्निंग बाय डूइंग बोला पियाजे ने, इन्होंने बोला सोसाइटी टू टीचिंग एंड टाइल। उन्होंने बोला पहले डेवलपमेंट होता है फिर लर्निंग होती है, इनका पहले लर्निंग होती है फिर डेवलपमेंट होता है। उसके बाद बुद्धि जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जाती है, मुझे नहीं लगता कि इसने कराई होगी। समस्या को सुलझाने में मदद करता है, तर्क थिंकिंग, इमेजिनेशन करते हैं। मल्टी डायमेंशन होते हैं, स्थायी व परिवर्तनशील भी कहते हैं। एडप्शन इज अ हेल्प होता है, थॉर्नडाइक ने दी थी। मूर्त बुद्धि प्रत्यक्ष जो सामने होती है, जैसे मैकेनिकल और कारीगर होते हैं। अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बोलते हैं या एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस बोलते हैं, जो अप्रत्यक्ष होते सामने नहीं होती, जो भावनाओं विचारों से संबंधित होती है, जैसे डॉक्टर और चित्रकार। सामाजिक बुद्धि जो होती है, जो हमारे लिए कार्य करती है, जैसे नेता, व्यवसाय, समाजसेवी और अध्यापक। टर्नम ने 1906 में मेंटल एज दी थी, क्रोनोलॉजिकल एज दी थी, प्लस मल्टीपल फॉर्म दिया था। इसके बाद एवरेज दिया था 90 से 102, मंद बुद्धि में 70 से 70, इंटेलिजेंस 100+ थी, ठीक है। प्रतिभाशाली में ये इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडिपेंडेंट होता है, डिसीजन लेने में। सेल्फ एफिशिएंसी हाई होती है, ये टर्म्स है इसकी इंपॉर्टेंट। क्रिएटिविटी आइडिया होता है, क्यूरियोसिटी होती है। मेंटल प्रोसेस हाई होता है, अलग अलग कैटेगरी में उसको नापना होता है। अब इंटेलिजेंस की थ्योरी जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट, सबसे पहला था यूनिफैक्टर थ्योरी, जिसमें एक ही बुद्धि से बच्चा सारे कार्य कर सकता है, जिन्होंने यूनिफैक्टर यानी बिने ने दी थी, जिसमें एक ही बुद्धि से वो सभी कार्य। टू फैक्टर थ्योरी में कहा था, एक होता है जी फैक्टर
उन्होंने दो फिर है, सामान्य बुद्धि जन्मजात, हर एक किसी में अलग अलग होती है, और एक होता है स्पेशल, जिसमें एक ही चीज़ में, मान लीजिए एक उदाहरण देती हूँ, एक दो बच्चे हैं, एक बच्चे में सामान्य तरीके से वो सब चीज़ें कर रहा है, लेकिन एक दूसरा बच्चा जो उसमें स्पेशलिस्ट है कि वो हिंदी में राइटिंग अच्छी लिखता है, अच्छा बोलता है, अच्छी कन्वर्सेशन करता है, तो उसमें जो स्पेशल है, जो स्पेशल मतलब स्पेशल फैक्टर है, वो दूसरों में अर्जित होने वाली बुद्धि से होता है। यानी कि उसमें कोई स्पेशल है वो तो है ही, उसके अलावा कुछ अपना भी स्पेशल होता है, वो दिया था इन्होंने स्पेयरमैन ने, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं 2 फैक्टर थ्योरी। ग्रुप फैक्टर थ्योरी सर्सन ने दी थी, इसमें डिफरेंट तरीके से बच्चा जो है बुद्धि का इस्तेमाल करता है। हार्वर्ड गर्नर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें से 1 या 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मल्टीपल थ्योरी दी थी, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। शाब्दिक मतलब वर्बल लिंग्विस्टिक दी थी, जिसमें शब्दों और भाषा का ज्ञान होता है, जिसमें भाषा या कवि या पत्रकार, जिसमें लेखक या लेखिका होती है। लॉजिकल थिंकिंग आपको पता ही है, मैथमेटिक, अकाउंट्स जो बैंकर, साइंटिफिक होते हैं। स्थानिक जो स्पायर्स होते हैं, अमूर्त तथ्य से सोचते हैं, यानी एक इमेज बनाते हैं, इमेज बना के बाद उसको पिक्चराइजेशन करते हैं, तो आपको पता ही है। जो मूर्तिकार होते हैं, जो चित्रकार होते हैं, जो आर्किटेक्ट होते हैं, घर बनाने के लिए पहले वो इमेज को बनाते हैं, पहले सोचते हैं, फिर इस तरीके से ड्राइंग करके आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। फिजिकल यानी बॉडली काइंडनेस इंपॉर्टेंट है, जो शरीर की गति देने वाले, जैसे अभिनेत्री, अभिनेता, डांसर, एथलीट, ये सारे हमारे होते हैं शारीरिक गति। संगीता म्यूजिकल से म्यूजिकल में जिसमें सिंगिंग होती है, एंटरटेनमेंट के लिए होता है। ये इंपॉर्टेंट टर्म है जो एग्जाम में पूछी जाती है, याद रखना है इसको। इंटरपर्सनल जो होता है, इसके द्वारा व्यक्ति दूसरों के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, इसमें क्या होता है इंटरपर्सनल, दूसरों के साथ कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, जैसे नेता भाषण देते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। इंट्रापर्सनल जो खुद से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, खुद ने यानी अपने आप से कैसे इंटरेक्ट। प्राकृतिक नेरोलिस्टिक प्राकृतिक से निधि, जैसे किसान। अस्तित्ववाद अस्तित्व के बारे में सोचना, एक्सटर्नल। इसमें अलग अलग इंटेलिजेंस को नापा नहीं गया, त्रिमात्रिक सिद्धोदय गिलफोर्ड ने हुई थी, ये भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। विषय वस्तु वैसे पूछा नहीं जाता, सक्रियत्मक, ऑपरेशनल और उत्पाद प्रोडक्ट वाली जरिए। उसके बाद त्रिचापीय घटक दी थी स्टर्नल बर्नर ने। अनुवादक अनुभव पर आधारित होते हैं, कुछ नई खोजना होती है, अपने अनुभव के आधार पर होते हैं, कुछ नया क्रिएट करने के लिए होती है। घटकीय कल्पना शक्ति से सोचना, अमूर्त बुद्धि पे वाला व्यक्ति होता है। कंस्ट्रक्चुअल होता है, पर्यावरण के साथ संयोजन रखते हैं और व्यवहारिक होता है, ठीक है। अब है लर्निंग थ्योरी जो इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा एग्जाम में आता है, ये 1 या 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन आता है ज़्यादा से ज़्यादा। जन्म से मृत्यु तक चलने वाली परिस्थितियाँ होती है, परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना ही सीखना होता है। अनुकूल मतलब स्वयं को ढालना, स्वाभाविक व्यवहार में परिवर्तन करना, सामाजिक प्रक्रिया, कौशल व ज्ञान का अर्जन करना, सेल्फ डायरेक्टेड करना, लर्निंग बाय डूइंग करना। ये सारी टर्म्स है, याद रखनी है, एग्जाम में जहाँ पे आएगी। जो टैग वर्ड्स होते हैं वो उसमें ये यहाँ पे लर्निंग थ्योरी के होते हैं। सामाजिक व्यवहार देना, सक्रिय भागीदारिता, विश्लेषण, समालोचना, सोच और ये समस्या समाधान, ये सारे ये टर्म्स है लर्निंग की। 4 प्रकार होते हैं। एक सरल होते हैं जिसमें सीधे सीधे तरीके से लर्निंग हो रही है। एक होता है रिवर्शन जिसमें थोड़ी सी लर्निंग तेज़ी से हो रही, पहले हो रही है, जल्दी से हो रही है, फिर धीरे धीरे हो रही है, धीमी हो गई, ब्यास और लर्निंग। फिर होता है नदोत्तर वर्ग, इसमें होता है हमारा पहले धीरे धीरे फिर तेज़ी से होने लग जाती है, बढ़ने लग जाती है। लर्निंग और डेवलपमेंट के बारे में बताया गया है। मिश्रित पहले क्या होता है, मिश्रित तेज़ या धीमी होती रहती है, पहले कभी तेज़ होगी फिर धीमी हो जाएगी फिर तेज़, मिला जुला होता है। स्मृति के स्तर होते हैं, यानी मेमोरी कैसे होती है, हर्बर्ट ने कहा रटने पर बल दिया। निचला स्तर ज्ञान प्राप्त करना, प्राथमिक स्तर होता है। समझ बोध स्तर होता है, ज्ञान को समझना, नियम व सिद्धांत का बताना। चिंतन उच्च स्तर, मानसिक क्रियाओं पे पूर्ण अवसर देना, नियम सिद्धांतों को जानकारी देकर पूर्ण रूप से निष्कर्ष निकालना, यानी पहले से ही नियम दे दिए और उसको बताना जानकारी और उसका निष्कर्ष निकालना है, ठीक है। लर्निंग थ्योरी में माइक्रो टीचिंग थ्योरी जो एलिन ने दी थी, शामपट, पुनर्बलन, प्रश्न प्रवाह, प्लानिंग बनाना, फिर टीचिंग टाइमिंग बनाना, फिर फीडबैक देना, फिर री प्लान बनाना, फिर री टीचिंग करना, फिर री फीडबैक देना। तो ये 36 मिनट की थी। तो थोड़ी सी लर्निंग डिसेबिलिटी, डिसलेसिया होती है पढ़ने से संबंधित, डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित, डिसकैल्कुलिया आपका जो होता है मैथ्स से, डिफोनिया भ्रम संबंधित होता है, डिसफेसिया बोलने से संबंधित होता है, डिसफेसिया शारीरिक विधि होती है, डिसफेमिया तनाव से होता है, ASD जो इंपॉर्टेंट है अटेंशन डिफिशिएंसी एफर्टिव डिसऑर्डर, इसमें एक चीज़ पे केंद्रित नहीं रहता। ऑटिज्म भी पूछा गया था पिछली बार भी, बार बार किए जाने वाले व्यवहार, रिपीटेटिव होता है। RPDBW 7 से 21 साल के प्रकार के बच्चे होते हैं जिसमें दिक्कत होती है। उसके बाद भाषा जो इम्पोर्टेंट है हर भाषा की, और इंग्लिश और हिंदी में 52 होते हैं, इंग्लिश में 26। अनलिमिटेड सेंटेंस, इन्फिनेटिव, जनरली अनलिमिटेड। फोनोलॉजिज्म होती है जिसमें साउंड ऑफ नॉलेज होती है कि किस तरीके की साउंड हमारी रूल्स और सिस्टम को आती है, जैसे त और श।
फोनीम होती है हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड इन लैंग्वेज, भाषा में स्वर की सबसे छोटी इकाई होती है जिसको फोनीम बोलते हैं। फोनोलिज्म साउंड ऑफ नॉलेज होती है, अवेयरनेस मतलब इसकी नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद मोनोफोनोलिज्म सिस्टम ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें उपसर्ग, प्रत्यय और संधि वगैरह, जिसमें कुछ कुछ शब्द के जो पहले अर्थ होंगे तभी वो शब्द को जोड़कर सही अर्थ बनेगा। टॉलर एंड टॉल्ड। अर्थविन्यास जिसको बोलते हैं मॉर्फिन, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज, यानी जो भी शब्द होगा उसका पूरी तरीके से अर्थ होना चाहिए, यानी सीक्वेंस में अर्थ होना चाहिए। और ना मोनोलॉजिकल अवेयरनेस, नॉलेज ऑफ मोनोलॉजिक में अवेयरनेस नॉलेज होनी चाहिए। सिंटैक्स होता है कि एक सीक्वेंस में बनाना, शब्दों और वाक्यों को किस प्रकार लगाया जाएगा, यानी एक सीक्वेंस बनाना, एक क्रम में बनाना। आई एम गोइंग टू स्कूल या आर गोइंग टू आई एम स्कूल, तो ये सिस्टमेटिकली करेक्ट नहीं है, तो जो करेक्ट है उसको सीक्वेंस बनाना। सिमेट्रिक होता है अर्थ या व्याकरण, सेंटेंस को सही अर्थ के रूप में प्रयोग करना। साइकिलिस्ट सिक्स, यानी अब एक साइकिलिस्ट बीमार तो नहीं हो सकती, तो इसलिए सिस्टमेटिकली माई साइकिल इज़ पंचर, माई मदर इज़ सिक। ठीक है। पिगमेटिव होता है कल्चर, सोसाइटी और सिचुएशन पे डिपेंड होता है। लैंग्वेज थ्योरी ऑफ थॉट होता है प्याजे और वैगोस्टी ने दी। प्याजे ने कहा कि अगर लैंग्वेज की बात करें तो साइंटोलिज्म में होना चाहिए, दूसरों की बात नहीं मानते। वाइगोस्टी ने प्राइवेट स्पीच खुद को सीखने के लिए मिलता है, इसमें कहा थॉट से, बिहेवियर से और प्रॉब्लम से। रेगुलेटिंग सॉल्विंग होता है। दूसरी टर्म्स इन्होंने दी दोनों ने, कलेक्टिव मोनोलॉजी जिसमें एक से ज़्यादा बच्चे हो सकते हैं। इनर स्पीच दी, जो बच्चा खुद से ही बोल बोल के बच्चा सीखता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। सोशल मतलब स्पीच, रिलेटिव सोशलाइजेशन की तरीके से इन्होंने कहा कि लैंग्वेज के बाद ही हमारी जो टीचिंग होती है वो डेवलपमेंट होती है। इन्होंने कहा पहले हमारा थॉट डेवलपमेंट होता है, पहले थॉट होता है फिर लैंग्वेज आती है, यानी पहले थिंकिंग डेवलपमेंट होती है फिर लैंग्वेज, लेकिन वाइगोस्टी ने कहा पहले लैंग्वेज आती है फिर हमारी थॉट डेवलपमेंट होती है। तो सिंगल दिया स्लेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट की कुगनी होता है 1 मंथ में होता है। बाबलिंग 3 मंथ में साउंड करने लग जाता है, लॉजिकल साउंड ऑफ इस प्रोड्यूस करने लगता है। 1 साल के अंदर 1 वर्ड्स, जो मैंने आपको अभी बताया था, जिसमें कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट मोटिव्स है। 1.5 से 2 साल के बच्चे जो 3 से 4 वर्ड्स टर्म्स जिसको हम इंपॉर्टेंट बोलते हैं, सिंटैक्टिक्स या सेमेटिक नॉलेज ऑफ डेवलपमेंट हो जाती है। इसे हम टेलीफोनिक स्पीच भी कहते हैं, टेलीग्राफिक स्पीच भी कहते हैं। अर्ली चाइल्डहुड में जब बच्चा होता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड होता है, जो 2 से 6 या 6 से 7 होता है, जिसमें 25 से 50 पर डे वर्ड्स सीख सकता है। इसको ओवर जनरलाइजेशन या अति सामान्यीकरण जिसे भी कहते हैं, एक्स्ट्रा यूज़ करना सीख जाता है। एक नियम को, किसी भी नियम को हर जगह प्रयोग करना, जिसे हम टॉल कहते हैं, इसे मेंटल लिंग्विस्टिक अवेयरनेस कहते हैं, खुद की अपनी लैंग्वेज को सीखना। असेसमेंट होता है जो इंपॉर्टेंट है, सीडीपी में हमेशा पूछा जाता है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, अधिगम का आंकलन होता है। अधिगम का आंकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी कि मान लो जो टर्म्स में S1 होते हैं, N1 में होते हैं, एंड ऑफ क्वेश्चन होते हैं, इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो ऐसे 1 में होते हैं जो N में होते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग होते हैं, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं, वो सुमेटिव असेसमेंट होते हैं। रिमम के लिए लर्निंग होता है, इसमें क्या होता है कि बच्चे को बीच बीच में यूनिट टेस्ट लिए जाते हैं ताकि बच्चे की पता चल सके कितना है। इसे ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें हम पूछे जाता है एंडेड क्वेश्चन, इसमें ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद असेसमेंट एज लर्निंग होता है, वो अधिगम के रूप में लर्निंग होता है। सेल्फ मोटरिंग बाय स्टूडेंट, यानी सेल्फ, सीधा बच्चा खुद को सेल्फ में रख के किस तरीके से असेसमेंट कर सकता है। असेसमेंट इन लर्निंग, अधिगम के लिए लर्निंग में होता है। इंटरलेटेड होता है, टीचर और एज ए फैसिलिटेटर के बीच में बच्चे का इंटरेक्शन होता है। ठीक है, ये टर्म्स इंपॉर्टेंट ही, जो इंपॉर्टेंट है थंब थ्योरी है, लर्निंग की थ्योरी है। थॉर्नडाइक ने, आपने पता ही है, फूकी वीरली पे दिया था, उन्होंने त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत, ये पूछते नहीं है फिर भी मैंने आपको समझा दिया। प्राथमिक सिद्धांत दिया था तेजनावर। तत्परता का सिद्धांत, अभ्यास का नियमन और प्रभाव का नियमन। हमें अंदर काम करने की तत्परता होती है, इच्छा होती है, तभी बच्चा करता है। जितनी बार वह एक्सरसाइज करेगा, जितनी बार वह अभ्यास करेगा, तब भी हमें लर्निंग हो जाएगी। सेल्फ इफेक्टिव फ्रीक्वेंस लर्निंग, किसी भी प्रभाव के लिए ऊपर प्रभाव होना सीखने गति पर आश्रित हो जाती है। गौड़ नियम बताए थे उन्होंने, अभिव्यक्ति और अनुमेय, किसी भी काम को करने के लिए, लॉल और डिसिप्लिन करने के लिए पॉजिटिव अभिव्यक्ति होना सीखेगा। आंशिक रूप का नियम चलता है, छोटा भाग, लॉ ऑफ पार्टनरशिप एक्टिविटी, जब किसी भी काम को छोटे छोटे भागों में डिवाइड किया जाए तब बच्चा लर्निंग करना सीख जाता है। लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, इसमें क्या करता है बच्चा, उतना ही काम में महारत हासिल कर सकता है जितना मर्जी। आत्मीकरण नियम का, इसमें बच्चा पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान में जोड़ना, जो हम अभी पढ़ रहे थे प्याजे की थ्योरी में। सह रिस्पॉन्स के बाद बच्चा सिमुलेट करेगा और फिर चीज़ें सीखेगा।
लॉ ऑफ एनालोगो, अतीत में सीखा हुआ नई प्रक्रिया के साथ सदृश्यता का नियम हुआ। पावलोव ने दी थी कुत्ते पर रूसी पे, नॉवल में पावलोव ने एक प्रयोग किया था। ये सारा मैंने डिटेल में आपको पढ़ने के लिए, कुत्ते पे आपको पता है घंटी बजी, स्लाइव आया, मुंह में लाल निकला। अब इसमें जो फूड की कंडीशन थी अनकंडीशन स्टिमुलेट थी, बेल जैसी बजाय कंडीशन स्टिमुलेट में आ गया। लार ग्राई अनकंडीशन स्मॉल, लाल जब उसने कंडीशन रिस्पॉन्स है। स्कीनर ने दी थी, परंतु पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन सी थ्योरी, क्योंकि इसमें पूछा जाता है किसने किसकी थ्योरी, कभी भी मैच से भी आ सकता है। प्रसून सिद्धांत अधिक्रम चूहे पे प्रयोग होता था। रीफोर्समेंट जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव आया था सिद्धांत, जिसमें दंड और वो पॉजिटिव में भोजन, प्राणी, नौकरी। एक आता है निदात्मक और उपचारात्मक। निदात्मक में कारण को जानना होता है, उपचारक में कमियों को पता लगाकर उसका समाधान करना होता है। इसमें कमियां हो गई और आपकी घटनाएं और सफलता हो गई। ठीक है, ये सारी टर्म्स ही, इसके अलावा भी और है जो इम्पोर्टेंट है। आज की वीडियो में इतना ही, इसका पार्ट 2 आएगा जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो जल्दी ही मैं देने की कोशिश करूँगी। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख लेना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक है। बाय बाय, टेक केयर।